आप देख रहे हैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क। दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय सिंह ब्रांड। नमस्कार, दिव्य प्रभात वेब न्यूज में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अमिताभ ठाकुर जी, जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से लगातार चर्चा में बने रहते हैं। और अब आज़ाद अधिकार सेना के नाम से राजनीतिक पार्टी का गठन कर चुके हैं। तो आज हम जानेंगे अमिताभ जी से उनके जीवन के बारे में, किस किस तरह की घटनाएं घटी और क्या आगे उनका उद्देश्य है पार्टी का गठन करने का। तो अमिताभ जी नमस्कार। जी बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। अमिताभ जी, मैं जैसे कि हम आपकी पूरी घटनाक्रम को देखते हैं, उसमें पहले वहीं से शुरू करते हैं जहां से आप एक सुपर प्रसिद्धि मिली थी आपको, कि आप एक घटना में पूर्व सांसद अतुल राय जी के रेप का आरोप लगाने वाली लड़की का जैसे मामला आया था, उसको आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला आप पर लगा था। क्या कहेंगे आप उस पर? देखिए, मैं सिर्फ इतनी बात कहना इस समय उचित समझूंगा जी कि क्योंकि वह मामला अभी कोर्ट में है जी और कोर्ट में होने के नाते हम लोगों से अपेक्षा की जाती है कि हम उस पर टिप्पणी न करें। जी जी क्योंकि मान लीजिए, मैं ये जानता हूं कि मैं बेगुनाह हूं, जी मैं ये जानता हूं कि सरकार ने मुझे जानबूझ के फंसाया, जी लेकिन इसके बाद भी जी क्योंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट में मामला है और उस मामले को मैं विधिक रूप से लड़ रहा हूं, अतः उसके गुण दोष के संबंध में सार्वजनिक टिप्पणी करना संभवतः उचित नहीं होगा। ठीक यह है जरूर मैं कहूंगा जी कि उस मामले को एक बहाने के रूप में लेकर जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, जो मैंने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का जो ऐलान किया था जी और जिसकी मैंने अपने स्तर से जो भी तैयारी की संभव थी वो मैंने शुरू भी कर दिया था, जी तो निश्चित रूप से वो उसी समय वो घटना घटी और दोनों को जोड़ के उन्होंने यह कार्य किया जो जो बेहद कष्टप्रद था। जी। अच्छा, मैं जैसे कि मुझे लगता है और मेरा अगला सवाल यही है कि क्या आपको एक गंदी राजनीति का शिकार होना पड़ा? देखिए, निश्चित रूप से मैं यह कहूंगा कि अपने देश में जो स्थितियां हैं, तो उसमें मैं सिर्फ गंदी राजनीति नहीं कहूंगा, मैं व्यवस्था की बात कहूंगा। जी व्यवस्था में तमाम ऐसी बातें हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनमें बेहतरी की नितांत जरूरत है। जी और यदि कोई भी व्यक्ति इन बिंदुओं को उठाता है, इन्हें सामने रखता है, इनके संबंध में अपना विरोध करता है, तो उसको नाना प्रकार से प्रताड़ना, परेशानी की दिक्कत होती है। और मैं यह समझता हूं कि यह बात तब की नहीं, यह बात आज भी लागू है, क्योंकि आज भी स्थितियां कोई बहुत अंतर नहीं हुई हैं। आज भी बात जब अब मैं तो राजनीतिक कार्य कर रहा हूं, जी लेकिन राजनीतिक कार्य करते समय भी हर उस व्यक्ति को जो कि सही बात, जैसे मैं मान लीजिए मैं उस तरह की राजनीति नहीं कर रहा हूं कि लोगों को बरगलाया जाए, लोगों को बेवकूफ बनाया जाए। जी मैं उस तरह के कार्य कर रहा हूं जिसमें मैं लोगों के अधिकारों के लिए लड़ रहा हूं, लोगों के हक के लिए लड़ रहा हूं। ऐसे में इस समय भी लगातार मुझे इस प्रकार की झेलना पड़ रहा है, झेलना पड़ेगा। जी जी क्योंकि अमिताभ जी, जो बात आपने अभी भी कही है, मैं प्रवीण सागर, सब एडिटर, दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क, आपसे ये जानना चाहता हूँ। प्रणाम जी, मैं दिव्य प्रभात न्यूज नेटवर्क के माध्यम से ये जानना चाहता हूँ, जैसा कि अभी आपने स्वीकार किया है कि इस प्रकार की घटनाएं पहले भी होती हैं और होती रही हैं और आगे भी इन्हें रोक पाना शायद संभव न हो, और वह यह है कि प्रशासन पर सरकारों का और राजनीतिक दलों का दबाव होता है और प्रशासन को दबाव में काम करना होता है। क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है और इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो हर व्यक्ति को अमिताभ ठाकुर की तरह प्रताड़ित किया जाता है। निश्चित रूप से देखिए, मैं ये कहूंगा कि आपने जो प्रश्न कहा उसमें मैं थोड़ा सा परिवर्तन करूंगा कि यदि जो है आपने कोई बात, सच की बात कहनी चाहिए, सच्ची बात कहनी चाहिए, तो आप देर सवेर स्वतः ही
जो तंत्र है, जो व्यवस्था है, जो हिंदुस्तान में जो तंत्र चल रहा है, जो हकीकतें चल रही हैं, उनमें स्वतः ही निश्चित रूप से आप परेशानी के शिकार हो जाएंगे। इसमें मेरी राय में इसमें कोई मेरी समझ में इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें कोई ये नहीं है, मतलब कि कोई इसमें ये भ्रम हो। अच्छा अमिताभ जी, तो ये लोकतंत्र हमारी जो स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, परंपरा है, जो विश्व में एक हम कहते हैं आदर्श लोकतंत्र के हम परिचायक हैं, तो क्या इस पर सवालिया निशान खड़ा होता नहीं है? निश्चित रूप से सवाल, देखिए, सवालों को समझना, सवालों को स्वीकार करना, मतलब अगर हम कहें कि सच को हम छिपा लेंगे, हम चुप रह जाएंगे और हम सच नहीं बोलेंगे, उससे सच छिपेगा नहीं। सत्यता यह है कि हमारे देश की तंत्र में, व्यवस्था में कई वैसी बुनियादी खामियां हैं जिन पर प्रहार करना, जिनको स्वीकार करना। पहले आप स्वीकार कीजिए, तब आप प्रहार करेंगे। अब तो मैं समझता हूं कि एक नया ट्रेंड ये आ गया है कि सच बोलना भी गुनाह पहले भी था, इस समय और ज्यादा उसको बढ़ा दिया गया है कि जैसे कि सच बोल दिया किसी ने, कोई सच्ची बात कह दी तो वह देशद्रोही हो गया, वह राष्ट्रद्रोही हो गया। अब तो व्यक्ति विशेष के प्रति टिप्पणी करना भी, एक राजनीतिक पार्टी विशेष के प्रति टिप्पणी कर दिया, व्यक्ति विशेष के प्रति टिप्पणी कर दिया, तो आप देशद्रोही, राज्यद्रोही सब कुछ हो गए। तो व्यवस्था वर्तमान में मैं ये कह सकता हूं कि और अधिक गंभीर स्वरूप ले चुका है। लेकिन यह इस देश में तंत्र में बुनियादी रूप से यह बातें छिपी हुई हैं, जिनको स्वीकार करना होगा। सबसे पहले हम स्वीकार करें कि तंत्र में खामियां हैं और फिर उनसे लड़ने के लिए हमें एक रणनीति बनाए परस्पर मिलकर, तभी इसका जो है सम्यक निदान संभव है। अच्छा, आपने अमिताभ जी एक बात कही, तंत्र के अंदर से हमें जरूरत है बदलाव की। अभी जैसे कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के फंडिंग का मामला आता है, उसमें एक इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जो चीज़ है, जिसमें सिर्फ देने वाले को पता होता है और लेने वाले को पता होता है कितना फंड दिया, कितना आया। तो क्या ये एक राजनीतिक भ्रष्टाचार की नींव नहीं है कि जिसमें जनता, आम जनता को जानने का अधिकार नहीं है कि किसने फंड दिया, कितना फंड है किसी पार्टी पे? क्या कहेंगे इस पे? जी देखिए, बिल्कुल आपने जैसे उदाहरण के लिए आपने बहुत ही, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ही वाजिब बात को सामने लाया है। यह एक उदाहरण है, यह एक उदाहरण है कि किस प्रकार से तंत्र में खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन समस्या है कि अगर आप, फिर वही कहूंगा कि यदि आपने ये बात कह दी तो फिर आप जो है आप और हम गुनाहगार मान लिए जा रहे हैं। यही सब वो समस्याएं हैं जिन समस्याओं से हमको रूबरू होना होगा जी, और स्वीकार करना होगा। जी, मेरा अगला सवाल यही है कि जैसे आप राजनीति में आ गए हैं, अब आपने सेना भी बना ली है, अपने अधिकार सेना, और राजनीति में जिस तरीके से आजकल पैसे का बोलबाला है, तो कैसे आप अपनी पार्टी को स्टैंड कर पाएंगे ऐसे माहौल में? और क्या ऑब्जेक्ट लेके चलेगी आपकी अधिकार सेना? क्या घोषणा पत्र है आपका? देखिए, मेरा इस मामले में यह कहना है, हम लोग की ये सोच है, मेरी व्यक्तिगत ये सोच है जी कि सफलता असफलता का के मायने हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं। तो हमारी पार्टी के लिए यही सफलता का मायना काफी ज्यादा है कि अगर हम सच की आवाज बन सकें, सच के साथ खड़े हो सकें, सच के लिए लड़ सकें, लोगों में यह बात अगर आ जाए, लोग यह समझ लें कि तंत्र में बुनियादी खोट है, उन खोट के लिए लड़ना होगा, व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, तो मैं समझूंगा कि हमारी पार्टी ने अपना कार्य कर दिया। हमें यह नहीं है कि हमें लाखों की भीड़ हमारे इंतजार कर रही हो और उनको हम, इसको अगर मैं शब्द प्रयोग कर सकूं, मैं उनको जलेबी बांट रहा हूं और मैं उनको रेवड़ियां बांट रहा हूं कि मैं तुम्हें यह भी दे दूंगा और वह भी दे दूंगा और स्वर्ग बना दूंगा, और जो कौन सा एक शब्द आजकल चल रहा है, अमृत पिला दूंगा। तो मैं कोई ऐसे अमृत पिलाने के चक्कर में नहीं हूँ। मैं सिर्फ उन्हें बताना चाहता हूँ कि व्यवस्था में सुधार की जरूरत है, ईमानदारी से इस बात को स्वीकार हम करें और उन बुनियादी खोटों पर प्रहार करने की कोशिश करें। यदि हमारी पार्टी उसमें एक बूंद, मैं कहूँगा वो तो अमृत, पूरे काल को अमृत काल कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यदि हम उसमें एक बूंद भी
यह अमृत डाल सके कि भैया उठो जागो, जो डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि उठो जागो, तो उठो जागो की बात यदि हम केवल लोगों तक पहुंचा पाए तो मैं समझूंगा कि आजाद अधिकार सेना बनाने की परिकल्पना हमारी पूरी मैं मान लूंगा। अच्छा, जैसे कि आपने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है, ठीक इसी तरह कुछ सालों पहले आम आदमी पार्टी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, उनके अंदर भी बहुत रोष था, लेकिन आज वो उन्हीं सब पार्टियों से हाथ मिला रहे हैं। क्या आप इसे किस नज़र से देखते हैं? क्या उन्होंने घुटने टेक दिए उन सभी दलों के सामने, या उनके लड़ाई का उद्देश्य ही बदल गया, केवल राजनीतिक रह गया? देखिए, चूंकि मैं अगर कहूंगा तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी के साथी वो कहें कि मैं उनके प्रति अनुचित टिप्पणी कर रहा हूं, लेकिन मुझे इस बात का कष्ट है। मैं समझता हूं कि मैं अकेला व्यक्ति नहीं हूं जो ठगा महसूस कर रहा हूं आम आदमी पार्टी के कार्यों को लेके। जी, मैं तमाम लोगों से पूछता हूं, देखता हूं, बात करता हूं। आज वह एक बहुत बहुत बड़ी पार्टी बन गई है और मानी जा रही है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि तमाम लोगों का ये सवाल रहते हैं कि जिन बुनियादी उसूलों को लेके वो लड़ने चले थे या लड़ रहे थे, जी, वह बातें सीधे छूटती जा रही हैं, छूट चुकी हैं। आज उनके दो मंत्री जेल में ही नहीं हैं। प्रथम दृष्टया उनके आरोप भी सही ही दिख रहे हैं। वो पार्टी भले उसको राजनीतिक रूप से लड़ ले रही हो, तो वो कष्ट का विषय रहा। मैं चाहूंगा कि जो आम आदमी पार्टी जिन बुनियादी उसूलों के लिए शुरू हुई थी, खड़ी हुई थी, जी, उनको ध्यान दे राष्ट्रीय पार्टी बन जाना ही अगर सफलता है, तब तो कहीं ना कहीं अन्ना हजारे का जो स्वप्न था उसके साथ धोखा हुआ। अच्छा, यहाँ पर एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि तत्कालीन सरकार, जब आप सर्विस में थे, आपको जबरन वीआरएस दिया गया था, फिर आपको निलंबित किया गया और यह आरोप लगाया गया कि आपने अपनी संपत्ति का ब्यौरा ठीक से नहीं दिया और आपकी पत्नी को भी घेरे में लिया गया कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, दुनिया भर की बातें कही गई। लेकिन क्या ये सत्ता में बैठे हुए लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे या दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो वो सार्वजनिक क्यों नहीं हो रहा है? मैं इस पे 2-3 बातें कहना चाहूंगा। जो मेरा स्पष्ट मानना है कि हमारी पार्टी का यह मानना है कि जैसे मैं यह बातें कह रहा हूँ, तो मैं ये कह रहा हूँ इसलिए अगर मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी हो व्यवस्था में, इसका मतलब यह नहीं मान लिया जाना चाहिए कि मैं ईमानदार ही हूँ, या फला जैसे नेता जो हमेशा कहता है कि वह ईमानदारी बातें कर रहा है, वो प्रश्न ही है। प्रश्न यहाँ नहीं है कि अमिताभ ठाकुर ईमानदार है कि नहीं, प्रश्न है कि व्यवस्था बेहतर हो कि न हो। तो आपके सामने इस समय लोकसभा का चुनाव है, तो आपकी पार्टी जो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और आपने क्या कोई अपने लिए सीट निर्धारित की है? देखिए, मैं इस पे ईमानदार उत्तर देना उचित समझूंगा। ईमानदार उत्तर यह है कि अभी हमारी नई पार्टी है, हमारी छोटी पार्टी है, हमारी प्राथमिक स्टेज में पार्टी है, हमारे सिद्धांत ऊंचे हैं, बड़े हैं, वो अपनी जगह है, लेकिन अभी हम इंफ्रास्ट्रक्चर दृष्टि से नए हैं। इस लिहाज से और दूसरी समस्या है कि हमारे तो जो है कि मतलब हमारी भले इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत छोटी है, लेकिन हमारे अपने जो है मंसूबे बड़े हैं और हम गलत के साथ खड़े नहीं हो सकते। तो हम किसी बेईमान आदमी को, किसी गलत आदमी को हम अपना प्रत्याशी नहीं बनाना चाहते, नहीं बनाएंगे। ऐसे में जो सीमित संख्या में हमें अच्छे लोग मिल रहे हैं और चुनाव तक मिलेंगे, उनको हम जरूर चुनाव लड़वाएंगे। वह अधिक, क्योंकि हमारा यह मानना है कि ये चुनाव जो है वो डांस ऑफ डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र का नर्तन है ये, और लोकतंत्र के इस नर्तन में अधिकार सेना की भी जिम्मेदारी है कि वो उसमें प्रतिभाग करे। अतः हमारी पार्टी इन चुनावों में निश्चित प्रतिभाग करेगी, जहां तक संभव हो प्रतिभाग करेगी, लेकिन कितने संख्या में हमें प्रत्याशी मिल पाएंगे? जैसे कि बड़ी पार्टियों में एक एक पद के लिए 10-10, 20 प्रत्याशी होते हैं। हमारी वो स्थिति अभी नहीं है कि हम मतलब हमारे प्रत्याशी पर प्रत्याशी मिल रहे हैं। हम अच्छे प्रत्याशियों की तलाश में हैं, जो भी मिल रहे हैं और मिलेंगे तो अमिताभ ठाकुर कहाँ से दावेदारी ला रहे हैं? किस सीट से, किस
सेलिब्रिटी को चुनौती देंगे, क्योंकि आपको अगर आप सेलिब्रिटी को चुनौती देंगे तो ही तो पता लगेगा कि हाँ अमिताभ ठाकुर है। देखिए, आपने बहुत मेरे मन की बात कही है और मैं समझता हूं कि मैंने कुछ दिनों तक इसी उद्देश्य से, क्योंकि हमारी पार्टी को ये साबित करना है कि बुनियादी रूप से हम अभी वैचारिक लड़ाई में हैं। अभी हम धरातल की उस हद तक, बहुत सी बात है, उस हद तक लड़ाई में नहीं है जहां पर हम करोड़ों और नहीं अरबों खर्च कर पा रहे हैं और बॉलीवुड बुला ले रहे हूँ और फला कर ले रहे हूँ और एक लोगों को किसी तरह से जो है मैं कहूँ कि चमचमा के जीत ले रहे हैं। अभी हमें आप बताइए कि आप गोरखपुर से लड़ेंगे या नरेंद्र मोदी के विरुद्ध? नहीं, मैं उसी को वही उत्तर देना चाह रहा था। तो इसीलिए मैंने 2 बार वाराणसी की यात्रा की है। वहां मैंने अपने साथियों से कहा है कि हमारी पार्टी वहां पर हम अब ज्यादा ध्यान दें। मैं वहां की जो हकीकतें हैं, वाराणसी विशेष करके, जैसा आपने एक शब्द कहा, अभी तक ये चर्चा है कि वाराणसी से नरेंद्र मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, इस बात की चर्चा है। इस बात की भी चर्चा है कि शायद वो सीट बदल दें। तो उसी हिसाब से वाराणसी को एक प्रमुख स्थान मानते हुए मैं वहां पर आना जाना हमने शुरू किया है। वहां पर हमने यह पाया है कि जो इनकी करनी और करनी है सरकार की, उसका जो अंतर है वाराणसी में भी बहुत ही साफ दिख रहा है। तो वाराणसी को विशेष करके हमने अभी तक चयनित रखा है कि यदि वहां नरेंद्र मोदी जी वहां चुनाव लड़ते हैं तो वैचारिक पटल पे अपनी बातों को कहने की दृष्टि से मैं वहां से लड़ूंगा। और मेरठ देखिए, हम लोग मेरठ में भी हमारे प्रत्याशी रहेंगे, लेकिन मैं अभी उस स्थिति में नहीं हूँ कि मैं हर चुनाव लड़ता हूँ और बहुत छोटी स्थिति में हूँ। ठीक है। अब मेरा एक सवाल मेरा एक सवाल है अमिताभ जी, जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपराधियों को दोनों हाथों से खुला स्वीकार कर रही हैं, क्या ये उनकी राजनीतिक मजबूरी हो सकता है या जनता ही ऐसे लोगों को सपोर्ट कर रही है? क्या समझते हैं आप इस बारे में? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि यह नहीं है कि जैसे एक हाथ से ताली बजने वाली स्थिति नहीं है। बात सही है, मैं आपसे सहमत हूँ कि दोनों हाथ से तालियां बज रही हैं, लेकिन हमारा यह मानना है कि राजनीतिक पार्टियों को, मतलब जो ताली की परिभाषा, उसको बदलना चाहिए। यह उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। जनता क्या चाह रही है इससे ज्यादा मुझे लगता है कि लोकतांत्रिक पार्टियों को, उनको सिर्फ और सिर्फ तात्कालिक लाभ नहीं सोचना चाहिए, देश हित, राज्य हित सोचना चाहिए। वह नहीं सोचती हैं, बिल्कुल तात्कालिक लाभ से ही वो जुड़ी होती हैं और उसका नुकसान देश को हो रहा है। इसलिए जिम्मेदारी तो मैं राजनीतिक पार्टियों को ही दूंगा इसकी। अमिताभ ठाकुर जी, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, चूंकि आप भारतीय पुलिस सेवा में रहे हैं और जिम्मेदार आप अधिकारी रहे हैं, तो यहाँ एक ऐसा मुद्दा आपके सामने रख रहा हूँ। मैं मणिपुर हिंसा की बात नहीं कर रहा हूँ, मणिपुर हिंसा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल की बात कर रहा हूँ, और वह है कि मणिपुर देश का सीमावर्ती राज्य है। अब मणिपुर हो या फिर इधर जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश हो और अथवा उत्तर प्रदेश, जहां हमारे मित्र राष्ट्र नेपाल की सीमा लगती है, मणिपुर में हिंसा के कारण हमारी सीमा पर प्रश्न चिन्ह लगा उसकी सुरक्षा पर, और इधर से नेपाल से सीमा हैदर भारत में प्रवेश करती है और गुप्तचर एजेंसियां उन्हें पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। इधर अंजू मोहब्बत के नाम पर पाकिस्तान चली जाती है, उधर सीमा हैदर भारत आ जाती है। तो ये देश का बॉर्डर है या एक शहर से दूसरे शहर में आना जाना है। अगर कल को कोई बड़ा आतंकवादी संगठन घुसपैठ कराएगा तो उनके लिए तो बहुत आसान है। आप एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी रहे, आप क्या कहेंगे देश की सीमा की सुरक्षा को लेकर के? मैं देखिए, मैं भी यही आपकी बात से सहमत होऊंगा। मैं ये कहूंगा कि ये गंभीर मसलात हैं और कहीं ना कहीं हमारे जो सुरक्षा तंत्र हैं उनकी कमजोरियों को, खामियों को उजागर करते हैं। इसका एक बड़ा जो एक कारण है भ्रष्टाचार है, क्योंकि हम यह नहीं मानते हैं कि सीमा
पे जो लोग हैं अगर वो चौकन्ने होंगे तब ये घटनाएं घट जाएंगी। ये भ्रष्टाचार जो है वो जिसको हमारी पार्टियां जिस पर सम्यक प्रहार नहीं कर पा रही हैं, मेरा मानना है कि वो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रही हैं। अच्छा, कोई और सवाल लेना चाहें परमेंद्र जी? क्योंकि जी, मैं यहाँ पर सवाल ये है कि जब हम इसकी बात करते हैं, सीमाओं की बात करते हैं, सीमा की सुरक्षा की बात करते हैं, बॉर्डर की सुरक्षा की बात करते हैं, उसके साथ साथ चूंकि हम सब भारतवासी हैं, निश्चित रूप से लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत है हमारे देश में, और बंधुत्व, विश्व बंधुत्व का हमारा जो है एक उद्घोष है। लेकिन वहां पर जो हमारी जो अपनी परंपरा है, स्वस्थ परंपरा है, हमारी संस्कृति और हमारा संस्कार है कि नारीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, और हमारे देश में नारी का सम्मान हो रहा है। मणिपुर में हत्या हो रही है, उनको निवृत्त किया जा रहा है, बंगाल में किया जा रहा है, राजस्थान में किया जा रहा है, उसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश के मेरठ के किठौर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं। कौन सा ऐसा राज्य है कि जहाँ नारियों के सम्मान को ठेस नहीं पहुंच रही है? क्यों? इसके पीछे अब परिवार नहीं टूट रहे, समाज नहीं टूट रहा है। क्या ऐसी मोहब्बतों की आजादी मिलनी चाहिए? देखिए, हमारा यह मानना है कि जो हमें दो चीजों में बिल्कुल स्पष्ट मत होना चाहिए। पहली बात कि व्यक्तिगत जीवन कहाँ तक है और अपराध कहाँ से शुरू हो जा रहा है। जब तक व्यक्तिगत जीवन है तब तक हमारा मानना है कि उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। एक व्यवहारिक रूप से लोगों को अपना व्यक्तिगत जीवन जीने का हक होना चाहिए। लेकिन जिस क्षण वह अपराध की श्रेणी में आ गया और वह व्यक्तिगत जीवन समाज की श्रेणी में पहुंच गया, समाज को प्रभावित करने लगा, वह और एक आपराधिक कृत्य के रूप में वह दिखने लगा, वहां निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अपने देश में खास करके महिलाओं के अपराध को लेके जो भी समस्या आ रही है उसका एक बहुत बड़ा कारण राजनीति है, क्योंकि जो अभियुक्त होता है उसके प्रति अक्सर राजनीतिक चश्मे से कार्रवाई होती है, ईमानदारी से कार्रवाई नहीं होती है, और यह मेरी दृष्टि में हालात को बिगाड़ने का एक सबसे बड़ा कारण है। आप यूसीसी के कितने पक्षधर हैं? जी, आप यूसीसी के समान नागरिक संहिता कानून के कितने पक्षधर हैं आपकी पार्टी? देखिए, हमारा यह मानना है कि जिस रूप में अभी यूसीसी लाने की बात कही जा रही है या की जा रही है, जिस प्रकार से यूसीसी शब्द लाया गया है, वह सीधे सीधे एक पॉलिटिकल एजेंडा है। जैसे कि का एक एक्का खत्म हो गया तो दूसरा एक्का हमने ला दिया, दूसरा खत्म हुआ तो तीसरा ला दिया। इस तरह से ये नया यह यूसीसी का जो एक प्रवाह, यह पार्टी भारतीय जनता पार्टी लोगों के मन को टेस्ट करती है कि भाई हम नहीं, आप पहले व्यक्ति हैं अमिताभ ठाकुर जी, आप पहले व्यक्ति हैं, और आपकी पार्टी, क्योंकि आप यहाँ अमिताभ ठाकुर नहीं बोल रहे हैं बल्कि अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो यहाँ पार्टी कहती है कि यूसीसी जो है वो एक राजनीतिक एजेंडा है, और पहली बार किसी राजनीतिक पार्टी ने इस बात को राष्ट्रीय पटल पर कहा है। आप इससे सहमत हैं? देखिए, मैं इस बात से पूर्ण से मेरी दो बातें इसमें कहनी है। पहला ये कहना है कि मौजूदा समय में जिस रूप में जिस प्रकार से यूसीसी को लाने का प्रयास किया गया है वो सीधे सीधे एक राजनीतिक एजेंडा है, नंबर एक। नंबर दो बात मुझे कहनी है कि यूसीसी बुनियादी तौर पे गलत नहीं है यदि उसमें सभी से विचार करके, सबों की बात सुन के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करके हम पहुंच जावें तो हम यूसीसी लावें, उसमें कोई नुकसान नहीं है। लेकिन अधिरोपित करना, थोपना और नीचा दिखाने का प्रयास करना कि हम जो कह रहे हैं वही सही है और कुछ भी सही नहीं है, वो सीधे सीधे राजनीतिक एजेंडा है। यानी आप यहाँ पर आप ये कहना चाहते हैं कि अभी यूसीसी को लाने का समय नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए और लोकतंत्र को मजबूत किया जाना चाहिए। ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं और तीसरी बात मैं उसमें जोड़ूंगा, अगर आपको यूसीसी चाहिए ईमानदारी से
तो सबों की भावनाओं का सम्मान करके आप निरंतर कॉमन प्लेटफॉर्म पे चर्चा करें। और निश्चित रूप से लोग, ऐसा नहीं है, हर व्यक्ति तरक्की चाहता है। आप किसी को, अब हो ये रहा है कि आप समाज के एक बहुत बड़े वर्ग को जानबूझ के यह घोषित करना चाहते हैं कि ये बैकवर्ड लुकिंग है, और वह कर करके आप मतलब लोगों को आपस में बांट के अपना वोट बैंक का काम कर रहे हैं। समाज में हर व्यक्ति तरक्की पसंद है, हर व्यक्ति बेहतर जिंदगी चाहता है। आप किसी को भी जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे बैकवर्ड लुकिंग घोषित करके और एक भ्रम फैला के लोगों के बीच अपना पॉलिटिकल एजेंडा जो लेना चाहते हैं, उसमें यूसीसी आपके लिए केवल केवल टूल है। आपके अंदर ईमानदारी की पूरी कमी है, पूरी तरह कमी है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पर आप क्या कहेंगे? परमेन सागर जी, हमारे पास समय इतना ही बचा है। आज हमने बात की पूर्व अधिकारी, आईपीएस अधिकारी और आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर जी से, जिन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्य को स्पष्ट किया, जिन्होंने बताया कि मोदी के खिलाफ भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी में है आने वाले चुनावों में। और ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि किस तरीके से कितना सफल होंगे अमिताभ ठाकुर जी। ऐसा दिव्य प्रभात न्यूज़ नेटवर्क आपसे उम्मीद करता है कि आप व्यवस्था में आगे आए, कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर होगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपके हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और नए मुद्दे के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दिव्य प्रभात।